वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई, एनीवन, कोई सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो ये सारे एग्ज़ाम सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, बोलन दर्रा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। जेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेपला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है, तो सिक्किम में है। जोरजिला और बुरजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बाड़ा लाचा और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नीति माना और लिपू लेक उत्तराखंड में। नाथुला और जेपला सिक्किम में। और लांगचा दर्रा जो है लद्दाख में है। फिर यहीं पे वो सेम चीज़ है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतास दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि माना उत्तराखंड में है, नीति उत्तराखंड में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में, अघिल लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अघिल जो है लद्दाख में। ये सब क्या है, दर्रे हैं। भारत के ग्रीष्म मानसून के प्रभाव की समान दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी। यानी हमारे भारत में मानसून जो आता है दक्षिणी पश्चिमी से आता है और वापस जाते समय उत्तरी पूर्वी, इसको मानसून बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है, वो किसकी वजह से, भूमध्य सागर की वजह से होता है। भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है, तो मानिस मेघालय में। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में ही होती है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्ष होता है 2.5 mm। यानी जिस दिन वर्षा जो होता है 2.5 mm होता है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। पवन भूमि से महासागर की ओर प्रभावित होती है, तो उसे शीत ऋतु में होती है। कब होती है भैया, शीत ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ये सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वह राज्य जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग समानतः उत्तरी पूर्वी मानसून में होता है। यानी उत्तरी पूर्वी मानसून, जब मानसून लौटता है तो बारिश कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। कब, ठंडी के दिनों में। वह कारक जो सर्दियों में भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग बोल रहा है, तो वर्षा किसकी वजह से होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूली भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है, उसको हम लूह कहते हैं। क्या कहते हैं, लूह कहते हैं। वह क्षेत्र जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट पे होती है। 1 जून को मानसून आता है और 1 जून को सबसे ज़्यादा बारिश होती है केरल के तट पर। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय भाषा में जो पवन चलती है उससे लू कहते हैं। उसे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो राजस्थान में। भारत में लू हवाओं का संबंध समानतः गर्मी के मौसम में होता है, मौसम से है। भारत में निर्वात मानसून का पवन होता है अक्टूबर और नवंबर में। निर्वात मानसून का मौसम जो होता है, यानी जब मौसम मानसून जब भारत से वापस जाता है, कब जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में मानसून क्या होता है, वापस चला जाता है। दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक से मानसून बारिश होती है। तो भैया तारीख 29 जून तक तो बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होती है दिल्ली में। भारत की वह अवधि जिसमें सामान्यतः वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, जिससे मानसून का विस्फोट कहा जाता है। तो जून के शुरुआती और सितंबर के मध्य माह में ये चीज़ें होती हैं। एक समानता मानसून वर्ष के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में। दोपहर के समय शुष्क और गर्म हवाएं चलती है और जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है, तो गर्मी के मौसम में। वह राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा होती है, वो है केरल में। वह कारक जो भारतीय जलवायु के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो यूरोपीय देश के बर्फबारी। उड़ीसा में अत्यधिक भीषण चक्रवातीय तूफान फनी आया था, कब, 2019 में। उड़ीसा में एक नाम का तूफान आया था फनी नाम का, वो 2019 में आया था।
वह राज्य जो पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल और असम को, इसी को उत्तर भारत में लूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूह कहते हैं। भारत में आम्रवन जो होता है ग्रीष्म से, आम्रवन की जो घटनाएं घटती हैं, आम्र वर्षा की घटना संबंधित है ग्रीष्मकाल से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में। मानसून पूर्व वर्ष जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समांतर घटना को समांतर रूप से जाना जाता है, तो आम्रवन के नाम से। यानी आम्रवन कहाँ होता है? तो केरल और कर्नाटका राज्य में होता है। मुंबई के अनुगात दिशा में स्थित, जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है, तो पश्चिमी तट के कारण यहाँ पे क्या होते हैं? भारी वर्षा होती है। एक प्रकार की उष्मा लहर है, लूह उष्मा लहर है। भारत के सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनी है हिमालय। गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसवन क्षेत्र की ओर उड़ती है, उसे कहते हैं लूह। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? हिंद महासागर में। राज्यों में उनके मानसून आरंभ की तिथि आरोही क्रम में बताइए। तो सबसे पहले मानसून केरल में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु में सबसे लास्ट में मानसून जाता है। शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में। भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम हवाएं। भारत की जलवायु प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, तो केरल में वर्षा का मात्रक निर्भर करता है, तो वायुमंडल में नमी के कारण नमी से। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है चेन्नई। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और ढलानों पे पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती होती है? तो चाय की खेती होती है। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहां किसकी खेती होगी? चाय की खेती होगी। भारत का वह क्षेत्र जहां औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो जम्मू कश्मीर जो होता है 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत का वह स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है, तो वह है लेह। लेह में एकदम कम वर्षा होती है। भारत में वर्षा का अधिकृत होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़ी ही महीने में तेजी से आना और फिर चले जाना। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के दौरान। कोलकाता में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक योगदान है। कोलकाता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो लघु औद्योगिक इकाई का। अधिकतम औसतन वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंध से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम। पूर्व भरण योग्य भौमिक जल स्थान में सबसे संपन्न होता है, तो पश्चिम बंगाल में। पूर्वी हिमालय की तुलना में टी लाइन का ऊंचाई मानक पश्चिमी हिमालय में होता है, तो कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। तड़ित मेघ कहते हैं कपासीय वर्षा को। कपासीय वर्षा से तड़ित वर्षा होती है, यानी कि तड़ित मेघ उसको कहते हैं कपासीय वर्षा को। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लानीना भी प्रबल होती है। लानीना जब प्रबल होगी, तो भारतीय मानसून भी क्या होगा? प्रबल होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनों की दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम होती है। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया के पृष्ठीय दबाव के वितरण से प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1, 2 या कई हफ्तों तक वर्षा ना हो, तो इस परिघटना को कहा जाता है मानसून में विच्छेद। मानसून में निर्वात के दौरान वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में, यानी मानसून जब लौटता है तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा को अनुमानित आगम होता है 10 जून को। जून
से सितंबर समय भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है। तो जून सितंबर मैंने आपको बता ही दिया। मेघालय की खासी पहाड़ी मानसीराम में, यानी कि मानसीराम जो है मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तो तमिलनाडु में बारिश होती ही नहीं है। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है तो मानसून कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में मानसीराम दुनिया में सबसे अधिक औसतन, यानी कि खासी पहाड़ी के मानसीराम किस साइड है? तो दक्षिणी भाग में है। एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। जेटोफा जो है एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। मदीनापुर जिले में आरावाड़ी वन क्षेत्र के स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वह है साल के वृक्ष। बीड़ी बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है तेंदू के पत्ते को बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सागवन, साल और शीशम जैसे वृक्ष जो होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं, पर्णपाती वन। वह विधि जो वन और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है वह है गैर काष्ठ वन उत्पादन का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव हुआ था। इससे पुरानी घास हट जाती है और नई घास उगना आरंभ हुआ। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को अधिकृत किया जाता है। अधिकृत वन के रूप में रॉयल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन कहाँ है भाई? तो आपको मालूम होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। मैंग्रोव पनपते हैं तटीय क्षेत्रों में। आराबारी वन स्थित है मिदनापुर में। आराबारी वन जो है मिदनापुर में है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के राज्य में पाया जाता है केरल में। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर है गुजरात में गिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान देंगे। पूर्ववर्तीय रोपण का अर्थ क्या होता है? नष्ट हुए वनों के साथ स्थान पर नए पेड़ लगाना। जंगल के पेड़ों की जड़ पानी में डूब जाती है मैंग्रोव वन के। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन एक उदाहरण है मैंग्रोव वन का। उत्तरी ध्रुव वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के क्रम गुजरना होगा। कैसे गुजरना होगा? तो सबसे पहले टुंडा प्रदेश हिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद टैगा हिलेगा, समशीतोष्ण हटेगा, तब ना उष्णकटिबंध आएगा। उष्णकटिबंध जो है भूमध्य रेखा पर पड़ता है। टुंडा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। पशु प्रजाति की पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाती है। नीलगिरी तहर। भारत के पर्वतीय वनों में चीट प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन काष्ठ उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में चंदन का पेड़ सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में पाया जाता है कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाएंगे। भारत की साइलेंट घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। आगे ध्यान देंगे हम लोग कि केरल के साइलेंट घाटी में पाए जाते हैं, मालूम चल गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है बिलोर का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक व्यापक वन के प्रकार हैं तो पर्णपाती वन सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। हुलुक गिबोन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज्यादा
क्षेत्र में फैले हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है। हर राज्य का सर्वोच्च रैंक भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कहा जाता है उसको। भारत में वन विभाग है लगभग कितने 24.62%, जबकि कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति में कार्बन सिल्क को मिटा दिया और हमारा तात्पर्य वन प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करने से है। कार्बन सिल्क मतलब क्या होता है, वनों को नष्ट करने से मतलब है। अधिकतर रेगिस्तान पौधे रात के समय में पुष्पीय होते हैं क्योंकि रेगिस्तान कीड़े रात के समय में सक्रिय होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, रात के समय में ही रेगिस्तान के पौधे क्या होंगे, पुष्पित होंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालवार तट पर केरल में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वृक्ष का वन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में। भारत के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश में। वांछनीय क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। यह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना जाता है, तो इसे बोलते हैं यूकेलिप्टिक जो है ना, ये क्या कहते हैं, वनों का या वनस्पति का क्या कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है, शत्रु कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों पे कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए। राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से ऊपर है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में 75% से ऊपर वन पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 21.71%। नोट, कुछ क्षेत्रों में वृक्ष आवंटन 2.9% है, जो वृक्ष सहित वन संपूर्ण क्षेत्रफल पे है कितना, तो 24.62%। अगर वन पूछेगा केवल तो 21.71%, अगर पूरा पूछेगा वन संपूर्ण क्षेत्र पे तो वृक्ष को भी लेकर बोलेंगे तो 24.62%। नीलगिरी में मेघ बकरियां पाई जाती हैं तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग पर वन पाया जाता है तो भूटान पर 100% में 70% क्या है, वन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है तो 12% है। सागवन और साल उत्पादन है। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन। भारत का वह राज्य या संघीय क्षेत्र जहां भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वांछनीय है तो मिजोरम है। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा के डेल्टा में। गंगा के डेल्टा में क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह राज्य जिसमें उनके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश। भारत के महोगनी और रोजवुड और सिनकोना जो है सदाबहार वन का उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। भारत में सगोन, सिल्वर फर या पूसा, देवदार और भोज वृक्ष जो है पर्णपाती वन का उदाहरण है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव वृक्ष की सुंदरीय प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हेरिटियर फार्म्स इसको बोला जाता है। किसको, सुंदरी वृक्ष को। हिमालय के गिरपाद पर पाए जाने वाले वन जो होते हैं पर्णपाती होते हैं। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एगार जो है मैंग्रोव वन के समांतर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर एक ताड़पत्रों पर या हिमालय के में उगने वाले भोज वृक्षों के पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। किस पे, भोज वृक्ष जो होते थे उनके पेड़ की छाल पर प्राचीन काल के लोग लिखा करते थे। कांटेदार झाड़ियों और सूक्ष्म क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वृक्ष जो होता है राजस्थान में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन की मुख्य प्रजाति है तो चंदन है। क्वेश्चन पूछेगा जो चंदन होता है
वो कौन सा वन है, तो आर्द्र पर्णपाती वन है। और चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटका राज्य में मिलता है, कर्नाटका केरल। चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है। यह गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाहित जल में मिलती है। यानी कि गोदावरी हो गया, बंगाल की खाड़ी या गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टाई क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इस मैंग्रोव वन का एक भाग कौन सा है, कोरिंगा है। भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में नल्लामला वन श्रृंखला स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है और वहाँ झाड़ियों और छोटे झाड़कों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागवन का पेड़। कौन सा पेड़, सागवन का पेड़ है। भारत का पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्षों को 16 वृक्ष कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, 16 वृक्ष के नाम से जाना जाता है या 16 वन के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आवृत करती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधे जो दक्कन पठार की विशेषता जो है चंदन है। क्या है, चंदन का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में वैरनद्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। वैरनद्वीप ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार पर है। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है तो अकाल और बाढ़। अकाल और बाढ़ जो है ये मनुष्य को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा खतरा है। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, तो कर्नाटका का पठार जो है ये भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता। भारतीय उपमहाद्वीप द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है तो 4। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देता, तो 50 वर्ष तक अगर नहीं दिखाई देता तो उसको क्या माना जाता है, विलुप्त। भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रसित राज्य है तो बिहार है, पर कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है पश्चिम बंगाल भी, याद रखेंगे असम और पश्चिम बंगाल भी आता है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं आने वाला राज्य है तो उड़ीसा है। उड़ीसा में सर्वाधिक आपदा आता है, सबसे ज्यादा आपदा उड़ीसा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलीभवन शब्द भौगोलिक घटक से संबंधित है तो चट्टान से, चट्टान मतलब होता है शिलीभवन। सभी प्रकार की मिट्टियों के गठन की मूलभूत सामग्री है तो चट्टान है। चट्टान से ही सारी मिट्टियां बनी हैं। वह खनिज जो भूपट्टी में के 4% का निर्माण करता है और सामान्यतः अग्नीय और कार्यांतिक शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है तो माइका है। माइका मोनाजाइट रेत से निकाला और थोरियम प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के घटक से निर्मित होता है। कैम्ब्रियन जो चट्टान है उससे थोरियम निकाला जाता है। भारत की प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य वह दर्शाता है कि भूकाल में भारतीय भूखंड खिसक रहा है, उत्तर की ओर खिसक रहा है। मृदा से संबंधित है इंडेफिक, मृदा से संबंधित है, इंडेफिक संबंधित है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है तो रेगुर या काली मिट्टी है। रेगुर या काली मिट्टी है। शैल तंत्रों में से भारत में कोयला निक्षेपण का प्रमुख स्रोत है तो गोंडवाना तंत्र में है।
भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क प्रमुख जमाव कहाँ पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत हिम युग में से वह युग जिसमें हिमकृत हुआ, यानी कि जो कि दक्षिण भारत में पहले हिम युग था, यानी कि वहां पे बर्फ हुआ करता था। तो कब, किस समय, तो आप कहोगे प्लेइस्टोसीन युग में क्या हुआ करता था, बर्फ हुआ करता था। विंध्य शैलों में जिसमें बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर, यानी कि विंध्य शैलों में कौन सा पत्थर पाया जाएगा, चूना पत्थर पाया जाएगा। और यही विंध्य पहाड़ी बिहार के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है जहां चूना पत्थर पाया जाता है। सेल का क्रांतिक तुल्यात्मक रूप है, तो क्या है, सेल जो है, सेल का जो रूप चेंज होता है तो क्या बोलता है, सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिष्ट, शिष्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शिष्ट बोलेंगे। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है धारवाड़ है। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता क्या है, तो अत्यधिक रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त है ये। देखिए, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ से मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में जानेंगे केवल। तो पहला है, वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयोग है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। रेगुर या रीगर जो प्रकार की मिट्टी है वो सूरजमुखी की खेती के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, इसी को काली मिट्टी भी कहते हैं। दक्कन के पठार में अधिकांश हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी। भारत के रैंगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी है। भारत का रैंगूर मिट्टी जिसे हम कहते हैं वो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती हैं काली मिट्टी। कपास का उपयुक्त सबसे अच्छा कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र क्षेत्र में। वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, तो काली मिट्टी जानी जाती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सा है, तो कपास है। कपास एक नगदी फसल है, ये भी जान लेंगे आप लोग। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। भारत के मृदा में कमी नाइट्रोजन की है। भारत की मृदा में नाइट्रोजन की क्या है, कमी है। वह भूमि जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक की रखती है, तो काली मृदा, काली मृदा में सिंचाई की क्या होती है, सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः कृषक मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी या कपासी मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि यह स्वतः जुताई वाली भी कृषि के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं खादर, एक को कहते हैं बांगर। खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, बांगर उपजाऊ नहीं होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। बाढ़ग्रस्त मैदानों के अन्य ताजे निक्षेपण लगभग प्रत्येक वर्ष नवीकृत होने के कारण उपजाऊ होता है। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श है तो खादर मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदाएं प्रकार की मृदा देश के लगभग 40% हिस्से पर मौजूद है, यानी कि जलोढ़ मृदा जो है भारत के 40% हिस्से पर क्या है, फैला हुआ है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि पूर्वी तट पे आप देखोगे तो जितनी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियां वहां से समुद्र में मिलती हैं, जिसकी वजह से उन नदियों के क्षेत्रों में हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी पाया जाता है। करेवा जो कि मिट्टी गाद का एक प्रकार है, कहाँ पाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के करेवा वाली मिट्टी में, करेवा वाले क्षेत्र में क्या होता है, अफीम की खेती होती है, केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है, केसर की, अफीम नहीं, केसर की खेती होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बांगर के रूप में जाना जाता है। बांगर किसे कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अधिकांश रेत और गाद द्वारा नदी और
समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं तो उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो चंबल घाटी जो है मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ कौन सा है? जलोढ़ मृदा है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर पाया जाता है। गाद और धूल से बनी मिट्टी लोयस कहा जाता है। यानी कि लोयस किससे बनता है? तो मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी अपरदन से ही बनता है। गाद और धूल, जब गाद और धूल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? लोयस बन जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। महानदी गोदावरी समृद्ध डेल्टा जो कि है जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे महानदी हो गई, गोदावरी वाले जितने भी डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पे जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। आगे यहाँ पर देखेंगे, सेम यहाँ पे मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटेराइट केरल और असम, लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो इस क्षेत्र में चाय और कॉफी की कृषि के लिए प्रयुक्त होता है। तो लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफी की बागवानी की जाती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। जहाँ ज्यादा तापमान होगा, जहाँ ज्यादा बारिश होगा वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, और कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, आपको मालूम होगा। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाए जाने वाली इस रंग लाल होता है, वो कौन सी? लाल रंग होगा, और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता ज्यादा, तो लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी। लेटेराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है लेटेराइट मिट्टी में। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड अधिक होता है, जबकि क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है। सिलिकॉन ऑक्साइड की क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाए जाने वाली जो है लाल लेटेराइट मिट्टी में काजू की फसल होती है, यानी कि काजू की खेती की जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लेटेराइट मिट्टी में। एक गहरी मिट्टी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, अक्सर मेफिक अग्नीय आधार सेल पर विकसित होता है, तो उसे हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय और क्षारीय और अन्य मिट्टी कौन कौन सी है? भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। टेरारोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। तेज हवाओं द्वारा बलुआ मिट्टी प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। यानी बलुआ मिट्टी जो है तेज हवाओं की वजह से जो मिट्टी इकट्ठा होता है उसे हम बलुआ मिट्टी कहते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है, वो है लाल पीली मिट्टी। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। फेरिक ऑक्साइड जो होता है जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि में जो है लाल रंग होता है। यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम छिद्र युक्त जो है मिट्टी है चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में छिद्र नहीं होता है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। लाल मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जलोढ़ जो है तलछटी का अर्थ एक प्रकार की भूमि है जो नदी द्वारा निर्मित तलछटीय भूमि कहलाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो मालवा पठार पर क्या पाया जाता है, लावा मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार पे क्या पाया जाता है, मालवा पठार पे लावा मिट्टी पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्षारीय क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में। भारत में लौटता मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो गुजरात में है। वह मिट्टी जिसकी जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, तो क्षारीय मिट्टी को जिप्सम डाल के उस पर कृषि की जाती है। सूक्ष्म मिट्टी विशेष रूप से विकसित पश्चिमी राजस्थान होता है जिसमें विशेष कर सूक्ष्म स्थलीकृत
प्रदर्शित होता है। यानी कि सूक्ष्म मिट्टी जो है कहाँ मिलेगा, तो पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि इसमें पानी की नमी हमेशा बनी रहती है। मिट्टी की अम्लीय प्राकृतिक जो है हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा क्या है, अम्लीय मिट्टी की प्राकृतिक दर्शाई जाती है। कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी भाग की छाप जो है जीवांश का एक उदाहरण है। मिट्टी की ऊपरी परत, ऊपरी मिट्टी जो है, जो उसकी परत होती है उसमें ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यानी मिट्टी के ऊपरी जो मिट्टी होती है उसी में ह्यूमस पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी समानता पाई जाती है तो दक्षिणी पठार के पूरब में और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी जो है कछार है। कौन सी मिट्टी है, कछार मिट्टी। उत्तरी मैदान के खादर क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ है। उत्तरी मैदान का जो खादर क्षेत्र है सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदलीय पट्टी को हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दलदली जो क्षेत्र होता है उसको हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से, तराई क्षेत्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवणीकरण जो है अधिक सिंचाई के कारण हो रहा है। यानी मिट्टी में जो नमक की मात्रा बढ़ रही है दिन पे दिन, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो अधिक सिंचाई की वजह से हो रहा है। लीचिंग जो है, लीचिंग की बात करें तो मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में और भूजल में होने वाला संचलन जो है उसी को कहते हैं लीचिंग। क्या बोलेंगे, लीचिंग बोलेंगे। खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र भूमि कृषि के लिए फसल उपयुक्त है चावल। चावल में क्या होता है, आर्द्र भूमि कृषि में क्या होता है, चावल होता है। सूक्ष्म मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। स्थूल घनत्व एक साधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास की मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। वह है बारिश के पानी के बह जाना मिट्टी के संरक्षण में सर्वोत्तम उपाय नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मिट्टी को बचाना है तो जो बारिश के पानी से जो बह जाता है वो मिट्टी का खतरा है। तो ये क्या कहते हैं, मिट्टी के संरक्षण का अच्छा उपाय नहीं है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वो है जस्ता। जस्ता की क्या है, कमी है। भारत की मृदा जो है उसमें जस्ता की कमी है। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है तो शिवालिक पहाड़ियों के पादप क्षेत्र में मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। ह्यूमस उदाहरण है किसका, जैविक जैविक क्लोराइड का जो है ह्यूमस क्या है, उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है, जैविक क्लोराइड का। देखिए लंबी वीडियो होती है तो थोड़ा सा थकान हो जाता है, तो आप लोग मेंटेन करेंगे, हम भी तो कर ही रहे हैं। चलिए, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को क्या कहते हैं, तो धारिता जो क्षमता है, धारिता क्षमता बोलते हैं उसको, जिसमें मिट्टी क्या होगा, अपने भार को सहन करती है। ह्यूमस मृदा के एक सस्तर भाग में पाया जाता है। ह्यूमस मृदा जो है एक स्तर पे पाया जाता है, ये कहने का मतलब है। आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तो दलदलीय मृदा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है वो मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इनसेफ्टिसोल जो है प्रकार की मृदा क्रम सर्वाधिक है। इनसेफ्टिसोल भारत का मृदा संरक्षण वर्ष 1956 में मृदा वैज्ञानिक संरक्षण करने के लिए
स्थापित किया गया था, यानी कि मृदा पे रिसर्च करने के लिए 1956 में इसकी संस्था बनाई गई थी, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। जो कृषि सूखा है, जो सूखा है, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, और मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसल मुरझा जाती है। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का क्या कारण है? तो क्रिस्टलिया और मेटामॉर्फिक चट्टानों के लोहे की व्यापकता जो है वो क्या है? लाल मिट्टी का लाल रंग का होना है। आगे क्वेश्चन है, पोंगल बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है, यह हिमाचल प्रदेश में है। चिनाव नदी पर स्थित है, तो दुलहस्ती परियोजना किस पर है? चिनाव नदी पर। पोंगल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश पे है, ब्यास नदी पर है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध है उकाई जो है गुजरात का सबसे बड़ा बांध है, उकाई ताप्ती नदी पर है। तमिलनाडु के जिले में कलाइनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रेट एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है तो तिरुचिरापल्ली में। सतलज नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी बना है। भारत की सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, किस नदी पर? तो महानदी पर है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो महाराष्ट्र में। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चेमरा बांध बनाया गया है, चेमरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर चेमरा बांध बनाया गया है। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज्यादा बांध है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध? टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो है गंडक नदी परियोजना है चलाई जाती है। भारत के कृषि सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूजल रिजर्व से आता है, यानी कि सिंचाई के लिए 45% और घरेलू यूज के लिए 80% पानी हम लोग भूमि के अंदर के पानी को यूज करते हैं। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए प्रयुक्त विधि जो है वो है फव्वारा एक प्रकार से लगाया जाता है, जिससे हम रेतीली मिट्टी और लहरदार मिट्टी के लिए सिंचाई करते हैं। ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है, तो ट्रिप सिंचाई को हम ट्रिकल सिंचाई भी बोलते हैं, ट्रिप सिंचाई को हम ट्रिकल सिंचाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूरब में जाना जाता है, तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। हरिके बांध से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की वजह से काफी हरियाली हुई है। इंदिरा गांधी नहर की वजह से क्या हुआ है? राजस्थान में काफी क्या है? हरियाली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रभाव को विनियमित करने से क्या होता है? अनुप्रवाह यानी कि अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होता है, तो बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट पे के वार्षिक जमाव से अवरुद्ध करने से, यानी कि क्या होता है कि बांध बन जाता है, तो क्या होता है कि जो तलछट क्षेत्र है, जो तलछट में क्या होता है कि जमाव हो जाता है, जमाव यानी कि मिट्टी का क्या होता है? जमाव होता है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर। 1970 के दशक में तावा बांध के निर्माण के लिए निष्कासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि तावा बांध बनाया जा रहा था 1970 में, तो वहां से जो लोग रह रहे थे उनको हटाया गया, वो आज भी उनको जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। गंगा नदी पर बनाया गया था, तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया था। भाखड़ा नाकल बांध बना है सतलुज नदी पर। अभी टिहरी बांध गंगा नदी बनाया गया था, ये बाद में भागीरथी नदी है। कहाँ है? भागीरथी नदी है। देखिए गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? तो पंजाब से, यानी कि गोसी खुर्द जो है कहाँ है? पंजाब के क्षेत्र में है।
गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ग से गांधी, म से मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैकावाड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कहाँ, तो गोदावरी नदी पर। जैकावाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है ताप विद्युत केंद्र का है, यानी कि जो दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है कौन, ताप विद्युत केंद्र करता है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया चंबल नदी पर। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य है तो पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, यानी कि जितने भी बांध बनाए जाते हैं तो एक तो शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था करना, एक सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पेरियार नदी पर बनाया गया है तो इंडुक्की बांध कहाँ है, तो पेरियार नदी पर केरल में। सतलुज नदी पर स्थित है तो नाथपाई झाकड़ी बांध, ठीक है, नाथपाई झाकड़ी बांध जो है सतलुज नदी पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है तो कहाँ पर है, किश्तवाड़ जिले में। किश्तवाड़ जिले में क्या है, दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था तो दामोदर नदी पर बनाया गया था सबसे पहले बांध, दामोदर घाटी परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं आज। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 1921 में एक बांध बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया था। वो बांध कौन सा था, तो सहतूत बांध था। कौन सा बांध, सहतूत बांध पर भारत और अफगानिस्तान ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था कि भाई सहतूत बांध बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुउद्देशीय परियोजना जो नर्मदा नदी पर बनी है, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी बनी है। वे दो नदियां जिनको पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है वह है दामोदर नदी और कृष्णा नदी। टिहरी हाइड्रो पावर किस नदी पर है, कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। टिहरी हाइड्रो पावर कहाँ है, उत्तराखंड में। इंदिरा सागर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है, वह है बाणसूर सागर बांध। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है ये। तो बाणसूर सागर बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इस बांध का नाम जो है केरल के राजा जो है महाबली के पुत्र थे उनके नाम पर रखा गया है। बेतवा नदी पर स्थित है। राजा घाट बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। राजा घाट बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापुआ बांध स्थित है तो पलक्कड़म केरल में स्थित है। ताप्ती नदी पर निर्माण किया गया था उकाई बांध का ताप्ती नदी पर क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और उकाई बांध कहाँ है, गुजरात का सबसे बड़ा बांध है, आपको मालूम चलना चाहिए। भारत में आर्क बांध एक उदाहरण है। इंडुक्की बांध को हम आर्क बांध के नाम से भी जानते हैं। तिपाई मुख्य बांध स्थित है तो मणिपुर में। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है तो क्या है, कलेश्वरम। रुकरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है। रियंद नदी घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। कांडलेरू बांध स्थित है आंध्र प्रदेश में। पागलदिया बांध परियोजना स्थित है असम में। बाण सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। अलमटिया बांध है कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अगिनकुट, जिसे हम कलानाई के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। महानदी पर स्थित किया गया है तो हीराकुंड डैम को महानदी बनाया गया है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी के उपनदी तट पर स्थित है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है बिहार में। 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नदी सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी, वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में।
400 साल पहले किया गया था। घाट प्रवाह नदी परियोजना स्थित है कर्नाटका में। उकाई कहाँ है? तो गुजरात में। नीरा नहर परियोजना है महाराष्ट्र में। नीरा नहर महाराष्ट्र में। तुलबुल जो है झेलम नदी पर है। और थानी बांध जो है पेरियार नदी पर है। थानी बांध कहाँ है? पेरियार नदी पर है। किस नदी पर? पेरियार नदी पे। मलमपुंजा बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? तो मलापुंजा नदी पर ही है। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है तो हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एंडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है तो भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर जो बांध है उससे कौन कौन सा राज्य लाभ प्राप्त करता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्यों में इसको लाभ मिलता है। किससे? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, उससे 4 राज्यों को क्या होता है? लाभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है तो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है तो गुजरात में। कल्पसर परियोजना कहाँ है? मीठे पानी का, तो गुजरात में है। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ 1 से अधिक राज्यों में प्राप्त होता है तो चंबल घाटी परियोजना से। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है तो उत्तर प्रदेश में। रणजीत सागर बांध अवस्थित है तो रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था तो दिनसा दे दस्तूर एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तो तेलुगु गंगा। 25 वर्ष में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकसित हुआ है तो सरयू पार मैदान वाले क्षेत्र में। सरयू नदी के जो पार क्षेत्र का जो मैदान है वहां पर नलकूप में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। राजस्थान में जो इंदिरा नहर निकली है वो सतलज नदी से निकाली गई है। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल परियोजना है कर्नाटका में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन 2 राज्यों के नाम जिन्हें कीसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने किया है कीसाऊ बांध परियोजना, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का है। बगलिहार परियोजना अवस्थित है तो चिनाव नदी पर। मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है केरल नदी पर। ब्यास नदी के पोंगल बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है तो वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ी गई है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का जो काम हो रहा है उसे हम सेतु समुद्रम परियोजना के नाम से जानते हैं। इसे राम सेतु भी कह रहे हैं आजकल। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए। वकिंगम जो नहर है वो सिंचाई और नौका गमन के लिए बनाया गया है। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, इसीलिए क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, बड़े बांध ना बने। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल। इंदिरा गांधी नहर से जल स्रोत कहाँ से है? सतलज और ब्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर में क्या आता है? पानी आता है। इंदिरा गांधी नहर में कहाँ से पानी आता है? तो भैया सतलज और ब्यास नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्र सागर विकास
योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, संबंधित है त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जिसे हम भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से भी जानते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना के पास गोविंद सागर जो है एक झील का निर्माण किया जो हिमाचल प्रदेश में ही है। चंबल परियोजना की संयुक्त उद्यम में राज्य सम्मिलित है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है चंबल परियोजना के तहत आता है। मध्य प्रदेश में स्थित बांध है तो तवा बांध है मध्य प्रदेश में। पाकिस्तान डायमर भाषा बांध का निर्माण कर रहा है, वो सिंधु नदी पर कर रहा है। किस नदी पर? सिंधु नदी पर कर रहा है डायमर भाषा नामक एक बांध। विभिन्न परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अवैध सामग्री की एक जलीय संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बांध बोलते हैं। बांध। सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड पहला गुरुत्वीय बांध है सोंग बांध। शोग बांध। कौन सा बांध? सोंग बांध जो है उत्तराखंड का पहला गुरुत्वीय बांध है। एक प्रकार का अस्थायी बांध है। एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम काफर बांध कहते हैं। कौन सा? काफर बांध कहते हैं। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी की संगम पर स्थित है। यानी कि कदम नदी और गोदावरी नदी, कदम नदी जहाँ गोदावरी नदी में मिलती है वहां पे कौन सा बांध है? तो कदम बांध है। कौन सा बांध? कदम बांध। जवाई बांध और जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह कहाँ है? लूनी नदी की सहायक नदी पर। लूनी की सहायक नदी है, यानी लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई बांध है, जवाई नदी है, और इस पर क्या है? जवाई बांध है। कौन सा बांध? जवाई बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है तो चांडिल बांध। चांडिल बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है तो भागीरथी नदी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है तो गोदावरी नदी पर। धरोई बांध बनाया गया है तो साबरमती नदी पर। महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सोमाशिला बांध स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। बगलियाहार बांध बनाया गया है तो चिनाव नदी पर। स्टेनली जलाशय स्थित है तो तमिलनाडु राज्य में। स्टेनली जो जलाशय है वो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। मैटूर बांध तमिलनाडु की कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पे है। झारखंड में बराक नदी पर बनाया गया है तेलिया बांध। तेलिया बांध जो है झारखंड के बराक नदी पर बनाया गया है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में जलप्रपात पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में जो है जलप्रपात है उस पर है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। जोक नदी पर है। ये मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है जोक जलप्रपात पे है। किस प्रपात पे? जोग जलप्रपात पे है। ठीक है, सुधार कर लेंगे। भवानी सागर बांध और भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु राज्य में। भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है फरक्का बांध। भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास कौन सा बांध है? तो फरक्का बांध है। कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में क्या है? विवादित है। कृष्णा नदी पे जो अलमट्टी बांध है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में क्या है? विवादित है। बागलिहार जो बांध है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बागलिहार बांध जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। निजाम सागर बांध जो है तेलंगाना में है। पैठान जल विद्युत परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। सलाल परियोजना जो है चिनाव नदी पर है, यानी कि सलाल परियोजना जो है चिनाव नदी पर स्थित है। पौधों की सिंचाई के लिए टपक या ट्रिप सिंचाई तकनीकी के अंतर्गत सक्रिय नालियों का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रिप सिंचाई या तो टपक सिंचाई।
भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक है। सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल वेल्स पाई जाती है। तो भारत में कुआं और नलकूप के बाद भारत में सिंचाई सबसे बड़ा साधन क्या है? नहर है। यानी कि कुआं और नलकूप के बाद सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है, किससे होता है? तो नहर से होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस की टप सिंचाई और व्यवस्था बहुत लंबे समय में प्रयोग की जाती है। तो मेघालय में आज भी बांस के द्वारा टपक सिंचाई की जाती है। देखिए स्टेनली जलाशय कहाँ है? तमिलनाडु में। गोविंद सागर जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। शांति सागर जो है कर्नाटका में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में। कृष्णा सागर बांध जो है कर्नाटका राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटका राज्य में है। उकाई जो है ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पे। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे। खंडक वासला जो है मुत्था नदी पे है। किस पे? मुत्था नदी पे। मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क महत्वपूर्ण खदान केंद्रमुख जो है, केंद्रमुख क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रमुख खदान कहाँ है? तो कर्नाटका में है। कर्नाटक के बल्लारी और चिंदकू मंगलूर और तुमकुरू बेल्ट जो है लौह अयस्क भंडार के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की जितने जगह हैं वो वहां से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। भारत के छोटे नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद है लौह और इस्पात उद्योग। झारखंड के गुआ खान से संबंधित है लौह अयस्क से। लौह अयस्क का खान जो है बादाम पहाड़ पर स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में बादाम पहाड़ पर लौह अयस्क की खान स्थित है। हेमेटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है उड़ीसा में। सिंह भूमि खनन स्थित है झारखंड में। यानी कि सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड में है। और हेमेटाइट जो सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। लौह अयस्क के लिए जानी जाती है तो मयूरभंज जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लोहा और इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी 1907 में हुआ था, कहाँ है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अबरक। अबरक जो है कोडरमा के पठार में पाया जाता है। कोडरमा के पठार में क्या पाया जाएगा? अबरक पाया जाएगा सबसे अधिक। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के लिए प्रमुख उत्पादक माना गया है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोरबा में महत्वपूर्ण है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। जो कोरबा है, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, वहाँ एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसको क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है। लौह क्षेत्र है, केंद्रमुख जो है लौह क्षेत्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो कयोझर में से होती है। कयोझर से क्या होती है? राउरकेला इस्पात संयंत्र है, वहां से लौह अयस्क की पूर्ति जो होता है कयोझा से होता है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो लौह अयस्क की खोज से हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है। तो भाद्रवती जो है ये कोयला क्षेत्रों और इस्पातों से क्या है? बहुत दूर है। यहाँ पे है पर बहुत दूर है ये। छत्तीसगढ़ की बेलाडी की पहाड़ी क्वेश्चन पूछेगा। बेलाडी की पहाड़ी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। किसके लिए प्रमुख है? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रमुख है। दंतेवाड़ा जो है छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नोआ मुंडी जो है झारखंड में है। सुंदर जो है कर्नाटका में है। सुंदर कहाँ है? कर्नाटका में। बेलाडी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। बेलाडी की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। तांबा जो है सबसे ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है? तो तलाउज या तरे गांव से निकाला जाता है। लौह अयस्क बेलाडी की पहाड़ी से। मैग्नीज जो है बालाघाट की पहाड़ी से। और अबरक जो है नवेला से निकाला जाता है। तांबा की बात करें तो राजस्थान में तांबा
राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जगह? तो खेतड़ी तांबा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है राजस्थान का। बालाघाट और मालखंड क्षेत्र जो है झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र जो है तांबा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बालाघाट में जो क्षेत्र है झुंझुनू, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो तांबा के लिए इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग खनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो तांबा धातु। तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है राजस्थान। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में, यानी जस्ता सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार है तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तांबा धातु का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। 6.42% सबसे ज्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है यहाँ पे। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर, सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सल्फेट डिपोजिट होता है। वहां मिट्टियां पाई जाती हैं लेटेराइट मिट्टियां। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। क्वेश्चन पूछेगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है तो क्या बताएंगे आप? बॉक्साइट। भारत के 2 शीर्ष स्थल बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा और गुजरात। छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक की पहाड़ से जो है बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में स्थित जो अमरकंटक का पहाड़ है वहां पे क्या है? बॉक्साइट का क्या है? भंडार है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार जो है वो बॉक्साइट के लिए है। कोरापुट जिले में जो पंचपतमाली जो है वो वहां से क्या है? बॉक्साइट का उत्पादन होता है। भारत में सबसे बड़ा कोयला का जो भंडार है झारखंड में है, वर्तमान में जो है उड़ीसा में है। याद रखेंगे 24.37%। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम भूरे कोयले के नाम से भी जानते हैं और ये क्या है? निम्न श्रेणी का कोयला है। निम्न श्रेणी का कोयला है। भारत में झारखंड और बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है तो दामोदर घाटी में। कहाँ? दामोदर घाटी में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सिंगरेनी खदानें स्थित है तेलंगाना में। कोयला इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। कोल ऐसे बोलेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रासाइट को उच्च गुण वाला कोयला माना जाता है। इसमें 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। भारत में कोयला खननों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए तो पूरब से पश्चिम की तरफ आना है। तो रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, बोकारो हो गया, विश्रामपुर हो गया, आदिलाबाद हो गया जो कि कोयला खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली। नवेली जो है सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। ये जो है नवेली जो क्षेत्र है तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है नवेली। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है कोयला के लिए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है उड़ीसा में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60% है। 60% कोयला छोटे नागपुर पठार क्षेत्र से निकाला जाता है। भारतीय राज्य जहां लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है वो है तमिलनाडु के नवेली में। भारत में टीन का जो सबसे अग्रणीय राज्य है वो है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक कोयला का उपयोग होता है। नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में 2 अग्रणीय कोयला उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़। शैल तंत्रों में भारत में कोयला नीचों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। गोंडवाना तंत्र जो है सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया में। झरिया झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे सबसे मोटे प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है। कोयले की सबसे अधिक भंडार है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा
बिटुमिनस कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झरिया में पाया जाता है। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। कौन सा तृतीयक कोयला? तृतीयक कोयला जो है कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय क्षेत्र में। उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है हेमेटाइट के लिए। हेमेटाइट। झरिया और चंद्रपुर कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में झरिया और चंद्रपुर स्थित है। माकुल जो है असम में स्थित है। नामचिका जो है अरुणाचल प्रदेश में। गिरिहेट जो है झारखंड में है। सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में है। सोहागपुर मध्य प्रदेश में। ये सब कोयला क्षेत्र हैं। ये सब मिलान करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि देखेंगे आप यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तालचेर जो है महानदी घाटी में। कर्णपुरा जो है कि दामोदर घाटी में। सिंगरौली जो है सोन नदी घाटी में। रेनी जो है गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। ये सब कोयला क्षेत्र हैं। कोयला क्षेत्र अगर बोले, झिलमिल जो है कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा कहाँ है? तो झारखंड में। रामपुर हिमगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में। सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में है। सोहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर कोयला क्षेत्र है और राज्य है। तो रणजीत घाटी जो है कहाँ है? तो सिक्किम में। तंगूर जो है तेलंगाना में। वारोर जो है महाराष्ट्र में। ललमटिया जो है झारखंड में है। ललमटिया कहाँ है बउआ? झारखंड में है। झारखंड में। गुरु माहिसानी जो है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है केरल कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जवार जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जवार किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार कहाँ है? तो भारत में है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक जो पाया जाता है वो भारत में ही पाया जाता है। लोहा और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनाया जाता है अभ्रक। क्या बनाया जाता है? अभ्रक बनाया जाता है। वह भारतीय राज्य जिसमें सबसे अधिक अभ्रक भंडार है तो आंध्र प्रदेश में। अभ्रक बहुलता में पाया जाता है बिहार सबसे ज्यादा अभ्रक में इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28%, उड़ीसा में 17%। और अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है? बिहार में। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणीय उत्पादक है अभ्रक में। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है वो है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। हजारीबाग, गया और मुंगेर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मेखला मंडल श्रृंखला पाया जाता है अभ्रक का, यानी कि सबसे ज्यादा अभ्रक उस क्षेत्रों में पाया जाता है। सीसा और जस्ता की बात करें तो भारत में जस्ता का अधिकतम उत्पादक करता है राजस्थान। भारत के उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम परंगल संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। वह राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया गया है तो है राजस्थान में। राजस्थान में क्या पाया गया है? यूरेनियम पाया गया है। औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में। जेड ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटका में। वेंडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है अरुणाचल प्रदेश। वेंडियम का प्रमुख उत्पादक कौन पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश बन गया है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है आंध्र प्रदेश में। भारत का अधिकांश क्रोमाइट भंडार पाया जाता है उड़ीसा में। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटका। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान है वो है तुमालापल्ली खदान। तुमापल्ली खदान जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक है। गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो अपने हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो सूरत में हीरे उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो है मैग्नीज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। भारत के जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है राजस्थान में। राजस्थान जो जिप्सम जो है राजस्थान से मिलता है और चांदी का ये अयस्क है। चांदी का अयस्क भी राजस्थान से निकाला जाता है।
बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। डोलोमाइट खनन, डोलोमाइट का खनिज जो है, डोलोमाइट खनिज जो है वो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। अनंतपुर जिला में रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जिले में रामगिरी जो है गोल्ड फील्ड के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कोल्लार गोल्ड फील्ड स्थित है कर्नाटका में। कर्नाटक में बहुत्यम में मिलता है सोने की खदानें, यानी कि सबसे अधिक कर्नाटका में क्या मिलेगा, तो सोने की खदानें मिलेंगी। भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 सोने के क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ 3 क्षेत्र हैं भैया? मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम का उत्पादन होता है। थोरियम सबसे ज्यादा केरल में होता है। भारत में सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। बेलाडी जो छत्तीसगढ़ में एक जगह है जो है हेमेटाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडी जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में हीरा, तो कर्नाटक में पाया जाता है सोना। एक अधात्विक खनिज नहीं है, तो एपेटाइट जो है एक अधात्विक खनिज नहीं है। उष्मागतिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट है। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। भारत का सर्वाधिक खनिज उपयुक्त सेल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट। भारत में 3 संसाधन वाला एक मात्र राज्य है छत्तीसगढ़। 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, तो उड़ीसा है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम में। थोरियम क्या है भैया? आत्मनिर्भर है भारत। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जो जिप्सम प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है राजस्थान। भारत के खान वीरो 2020 के अनुसार भारत के बिहार और राजस्थान 2 राज्यों में स्वर्ण अयस्कों के सर्वाधिक भंडार देखने को मिले हैं। बिहार और राजस्थान में क्या है? सोने के भंडार देखने को मिले हैं। कोलार गोल्ड फील्ड भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। कैल्साइट औषधीय खनिज जिसमें सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसे शुष्क जलवायु में पाया जाता है। यहाँ समुद्र का पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और उसी से नमक बनाया जाता है। लिग्नाइट के भंडार का मुख्य जो लिग्नाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है तमिलनाडु के नेवली में। नेवली जो है कि तमिलनाडु का जो नेवली क्षेत्र है वहाँ पे लिग्नाइट नाम का कोयला पाया जाता है। खनिजों का संकेंद्र जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है। छोटा नागपुर जो पठार क्षेत्र है वहाँ पे खनिजों का संकेंद्र स्थित है। भारत का छोटा नागपुर पठार जो खनिज भंडार सबसे अधिक है। झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे खनिज की मात्रा क्या है? सबसे अधिक है। केंद्रमुख की खान, भाई साहब क्यों हिलते हो? केंद्रमुख की खान जो है कर्नाटका राज्य में है। क से केंद्रमुख, क से कर्नाटका। नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। हीरा का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सोने का भंडार है कर्नाटका में। केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। झारखंड राज्य के जादूगोड़ा नाम के खान में यूरेनियम पाया जाता है। जादूगोड़ा जाना जाता है यूरेनियम भंडार के लिए। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा है, उड़ीसा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे GSI के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है। भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों में से एक मौजूद है केरल में। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। गिरिहेट जो है कोयला के लिए। सुंदरगढ़ जो है लोहयस के लिए। कोरापुट जो है जो कि बॉक्साइट के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट जगह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे एक तरफ खनन और एक तरफ मुख्यालय है। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। खनिज निगम लिमिटेड, अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है भुवनेश्वर में है। एल्युमिनियम बोलेगा तो भुवनेश्वर, खनिज विकास निगम बोलेगा तो हैदराबाद, और प्राकृतिक गैस या तेल बोलेगा तो नई दिल्ली, और खनिज की बात करेगा तो नागपुर। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मोरावानी में, ये जो कि उत्पादन क्षेत्र है। लोह अयस्क बादाम पहाड़ पर। मैग्नीज जो है छिंदवाड़ा में। अबरक जो है हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है। अबरक जो है हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक तरफ दिया है खनिज और एक तरफ दिया है उद्योगों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर किसमें उपयोग किया जाता है? सीमेंट बनाने में। कापर और तांबा बिजली का सामान बनाने में। बॉक्साइट जो है हवाई जहाज का निर्माण में। मैग्नीज जो है इस्पात के इस्तेमाल में किया जाता है, इस्पात जो बनाया जाता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे ध्यान देंगे, नाभिकीय ऊर्जा के विकास के संदर्भ में वह भारतीय संगठन जो कोलकाता में स्थित है। तो परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोनाइट केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा जो है, ये क्या है? सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो भंडार और परिकीर्णन का जो है सबसे ज्यादा क्या है? खतरा है। कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। तो कमानिया जो है ये क्या है? कलपक्कम के जो परमाणु अनुसंधान जो संस्थान है उसका क्या है? अनुसंधान रिएक्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। भारत का परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में स्थित है। वह नाभिकीय संयंत्र जिसकी क्षमता सर्वाधिक है तो कुडनकुल्लम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का जो है सबसे क्षमता सबसे अधिक है। कर्नाटक में स्थित कैगा प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र के लिए। एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर था अप्सरा है जो कि एशिया का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर था। न्यूक्लियस फ्यूल कॉम्प्लेक्स मिस स्थित है हैदराबाद में। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो मांडला में। भारत में पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया तारापुर महाराष्ट्र में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्गम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया गया 2015 में। एक न्यूक्लियस रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया। ध्रुव नाम का एक रिएक्टर जो था उसका जो है जो संचालन किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 22 हो जाएंगे। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण भारतीय परमाणु भौतिक विद्या के सम्मान में किया गया है तो होमी जहांगीर भामा के नाम पे। हरियाणा के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तो फतेहाबाद में हरियाणा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। भारत का त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की गई थी डॉक्टर होमी भामा ने। पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया 1957 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा सहित उसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है तो 1962 से। साहा नाभिकीय भौतिक संस्था स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के उस
सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसने 2018 में दोबारा चालू किया गया है। तो सबसे पुराना कौन सा है? अप्सरा है, जो 2018 में इसको चालू किया गया है। भारत में साइरस रिएक्टर स्थापित की गई है ट्रामवेल मुंबई में। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कोडनकुल्लम। काकरापारा परमाणु संयंत्र स्टेशन है गुजरात में। काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है तो अक्टूबर 1969 से उपयोग किया जा रहा है, यानी कि विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया गया? तो गोरखपुर। यह गोरखपुर हरियाणा का है। हरियाणा वाला गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। तो गोरखपुर एक हरियाणा में भी स्थित है। राजस्थान के परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया कनाडा की सहयोग से, जो है वो राजस्थान का परमाणु केंद्र बनाया गया था। परमाणु विद्युत जो केंद्र बनाया गया है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। कुड्डनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम क्या है भाई में स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्तियों का भाग कितना है? तो 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। कुडनकुल्लम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा और रूस के सहयोग से किया गया है। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ कलपक्कम में। शिव समुद्रम और कलपक्कम क्रमशः है। तो शिव समुद्रम है जल शक्ति और कलपक्कम है नाभिकीय ऊर्जा। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा जो है कर्नाटका में है। काकरापारा जो है गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। और लास्ट में हमारा जो नया बना हुआ है जिसका नाम है कुड्डनकुल्लम, जो कि तमिलनाडु में। कुड्डनकुल्लम कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर से एक तरफ नाभिकीय संयंत्र दिया है और एक तरफ स्थान दिया है। तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र। काकरापारा गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, ट्रोम्बे जो कि महाराष्ट्र में है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर पूछा है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और पोखरण जो कि परमाणु बम विस्फोटक स्थल है, यानी कि जो परमाणु बम जब बनता है तो उसका जो परीक्षण किया जाता है पोखरण में किया जाता है। थुम्बा जो है कि रॉकेट मोचन केंद्र है। श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन केंद्र है, यानी कि यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। और थुम्बा जो क्षेत्र है वहाँ से रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा से। ऊर्जा के 6 स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु, यानी कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। एनटीपीसी किससे संबंधित है? तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। भारत में मैथन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। शरावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात, यानी कि जोग जल प्रपात। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है भूटान में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है खंबातीय तट। बिना पनकी और मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर संबंधित है पन बिजली उद्योग केंद्र से। और राणा सागर जो है कहाँ है? राजस्थान में है। भारत के जल विद्युत शक्ति के विकास का अग्रणीय राज्य है कर्नाटका। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य जिसमें बिजली के प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम है महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी, दार्जिलिंग में।
भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिद्रोपान में। नाथपा झाकड़ी जल परियोजना जो कि विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पे। सफेद कोयला कहा जाता है। जल विद्युत ऊर्जा को सफेद कोयला के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र स्थापित किया गया केरल में। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है थर्मल ऊर्जा का। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन पानी के बहाव से चलती है। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कृष्णा नदी पर। शरावती पन बिजली परियोजना कर्नाटका में है। कालपोंगा जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप पर। कालपोंगा पोंगा जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तेल्या और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है तेल्या अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में है। एक तरफ है ताप विद्युत संयंत्र और एक तरफ स्थान। तो नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में। ऊंचाहार पराचिया पनकी उत्तर प्रदेश में। कायमकुल्लम केरल में। कोरबा और लारा छत्तीसगढ़ में। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। वह भारतीय राज्य जिसके नाम पर ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। भाई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? ताप विद्युत से क्या कहते हैं बिजली का उत्पादन किया जाता है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जो है जम्मू कश्मीर में है। कालाकोट कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश का स्थान है जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है सिंगरौली। एनटीपीसी की सबसे पुरानी जो इकाई है सिंगरौली है। एक तरफ ताप विद्युत गृह है और एक तरफ राज्य है। बाढ़ से जो बिजली बनाया जाता है कहाँ? बिहार में। लारा जो है छत्तीसगढ़ में। कुंडगी जो कि कर्नाटका में और गाडरवार जो है मध्य प्रदेश में। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना जो है भारत की प्रमुख शक्ति परियोजना है। रामगुंडम सुपर थर्मल प्लांट पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है वो है कोयला। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिवन थर्मल पावर प्लांट जो है उड़ीसा राज्य में ही है। भारत में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को चलाने में कोयला ईंधन का सर्वाधिक योगदान है। कोयला का उपयोग करके ऊष्मीय विद्युत का पैदा किया जाता है। कोयले का उपयोग करके प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का प्रयोग करके हम लोग ऊष्मीय विद्युत पैदा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत जो है भूमि तापीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि तापीय ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा से हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है तो सौर और पवन ऊर्जा। भूमि तापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बायोमास। जीवाश्मीय ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित वाला है तो सौर ऊर्जा है। आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोल के उत्पादन से जुड़ा है तो कृष्णा और गोदावरी बेसिन। पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है खेतड़ी की खान। 2001 के बाद से भारत में सबसे पुराना ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है असम। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है असम में। कहाँ है? असम में है। डिब्रूगढ़ जो है खानों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिब्रूगढ़ जो है कि असम में है।
गंध युक्त पीले और काले रंग का तरल होता है कच्चा तेल। भारत का दूसरा सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादन का राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में। अंकलेश्वर और कोल्लल दो तेल क्षेत्र हैं गुजरात में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1969 में। 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वह है जामनगर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है राजस्थान में। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में है जो 6वें स्थान पे है। किस चौथे स्थान पे है? 6वें स्थान पे है। और भारत में एकमात्र तेल रिफाइनरी है मथुरा में। आईओसीएल के अंतर्गत आता है पानीपत रिफाइनरी आईओसीएल के अंतर्गत आता है। आलियाबोट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन होता है राजस्थान और गुजरात में। भारत का वह राज्य जिसमें कोयलीय पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात में। नूनामती तेल शोधन कारखाना अवस्थित है असम में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत की अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बम्बे हाईवे में। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडार का पता चलता है वह है कांडला का क्षेत्र जो है वहां से हमें पता चलता है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आर्द्र दशाएं पाई जाती हैं गुजरात में। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजारी बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है तो वह है गैस ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया है माकूम में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस की प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है वह है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां तेल पाया जाता है वह स्थान है अंकलेश्वर। गुजरात के अंकलेश्वर में क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयली गुजरात में स्थित है। बरौनी जो है बिहार में है। करनाल जो है कि हरियाणा में है। हल्दिया जो है कि ये सब तेल शोधन कारखाना एक तरफ है और एक तरफ राज्य है। तो हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है अंकलेश्वर जो है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रासायनिकों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है वह है जल को। वाणिज्य ऊर्जा का स्रोत है तेल और गैस। वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है वह है मोरेन जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो एक तरफ दिया हुआ है नगर और एक तरफ दिया है उद्योग। तो अहमदाबाद में सूती वस्त्र का उद्योग होता है। राउरकेला में लौह इस्पात। कपूरथला में रेलवे का कोच बनता है जो कि पंजाब में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना जो कि बिहार में है। ऑटोमोबाइल गुड़ग्राम हरियाणा में उत्पादक केंद्र है ये। और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा अल्लुपुरम केरल में। पटसन जो है कि जगतदल पश्चिम बंगाल में। रेशम जो है चन्नापट्टना जो कि कर्नाटका में। किस राज्य में? कर्नाटका राज्य में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र लो अयस्क का स्रोत है जो कि दली राजहारा में है।
भारत का वह उद्योग जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश होता है तो लौह इस्पात में। वह शहर जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो जमशेदपुर को। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम कंटिन्यू वीडियो में आपका ये कंप्लीट करा देंगे लगभग 2 से 3 वीडियो में, और ये आपका जियोग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और ऐसे ही एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी और साइंस का भी कवर करा दूंगा। ये एनसीईआरटी बेस है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाई चांस मेरे से अगर कहीं त्रुटि हो जा रही है तो आप उसको पीडीएफ में पीडीएफ में कह रहे हैं क्लास में आप देखकर आप लोग खुद सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि लंबी क्लासेस होती हैं और पढ़ाते पढ़ाते आदमी थक जाता है और दिमाग काम नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।